कल की कक्षा में अपन ने राजस्थान की मुख्यतः सामान्य जानकारी थी, उस जानकारी के बारे में अपन ने अध्ययन किया था और इसके बारे में विशेष रूप से आपने बता दिया था कि कहाँ है, तो कितने अक्षांशों के बीच दिखता है और कितना क्षेत्रफल में खुला होना चाहिए। आज हम लोग मुख्य रूप से राजस्थान के भौतिक उच्चावच और स्थलाकृति, यानी कि भौतिक से तात्पर्य फिजिकल, और फिजिकल में जो चीज आ रही है कि उसका स्वरूप, और स्वरूप का आकलन किसे करेंगे, या तो उसके आकार से करेंगे या उसकी आकृति से करेंगे। तब आकृति या आकार हम लोग यहाँ पर कि राजस्थान में इसका जो भौतिक स्वरूप का आधार क्या है, आधार है उच्चावच या ऊंचाई के अनुसार राजस्थान का भौतिक विभाजन किया गया है। ध्यान रखिए, राजस्थान का भौतिक उच्चावच के साथ साथ प्राकृतिक विभाजन या जलवायु को भी इसमें आधार माना गया है। इसी आधार को के अनुसार राजस्थान के 4 प्रमुख भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। पहला है आर का मरुस्थल, दूसरा है अरावली, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है हाड़ौती। ये जो तीनों ही मैंने आपके सामने जिसे कहते हैं मुख्य रूप से ये जो पूरा का पूरा भाग कहलाता है, वो है पहला आपके जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार यदि क्षेत्रफल का आकलन करें या इसके एरिया का आकलन करें तो इस आकलन के अनुसार सबसे बड़ा जो एरिया है वो राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मैदान या आर का मरुस्थल। ध्यान रखिए, इसके लिए 2 शब्द आपके सामने आ रहे हैं। एक तो है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल मैदान, और मैदान से तात्पर्य धरातल का ऐसा ऊंचा क्षेत्र जो जिसकी ढाल बहुत कम हो और ऊंचाई बहुत कम हो, तो उसे हम लोग मैदान के रूप में लेते हैं। तो इसी को हम लोग मैदान कहा गया है। और इसका रूप किस प्रकार का, रेतीला। अब रेतीला मैदान है, जब ये रेतीला है तो इसी का लिए थार का मरुस्थल पाया जाता है। थार के मरुस्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस 4 आकृतियों में का हम लोग कई ऐतिहासिक रूप से भी देखते हैं। इसको मुख्य रूप से 4 विभाजित किया है, मरु, मेरु और मान। ध्यान रखिए, मरु से तात्पर्य मरुस्थल, मेरु से तात्पर्य अरावली पर्वतमाला और मान से तात्पर्य हाड़ौती। ये तीनों शब्द हमें इतिहास की कई किताबों में मिलते हैं और ये तीनों शब्द अपने आप में राजस्थान की भौतिक उच्चावच या भौतिक स्वरूप के बारे में अपने आप स्वतः ही उसको शो करते हैं या दिखाते हैं। ये चारों जो आप भौतिक स्वरूप देखे, मतलब उच्चावच, जमीन का जो ऊपर का नीचे का जो स्वरूप है, ये अपने आप में विशिष्ट आकृतियां लिए हैं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। मरुस्थल भी पाया जा रहा है आपको, और एक जो उपजाऊ मैदान भी मिला आपको मिल रहा है, एक पर्वत माला भी मिल रही है और पठार मिल रहा है। कि धरातल में 5 मुख्य आकृतियां हैं, 5 में से 4 आकृतियां आपको मिल रही है, इससे बड़ी विशिष्टता हो सकती है। तो यह एक प्रकार का विशिष्ट राज्य है जिसमें सभी प्रकार की आपके मुख्य रूप से स्थलाकृतियां या उच्चावच मिलते हैं। इसमें भी यदि और अपन डीप जाए और भी अपन अंतरिक्ष अंदर जाए तो और चीज हमें अच्छी जानकारी मिलेगी कि राजस्थान में 2 ऐसे प्रदेश है, 2 ऐसे भौतिक स्वरूप है जो सबसे नवीनतम है, और 2 ऐसे प्रदेश है जो सबसे प्राचीनतम है। इसका कैसे आकलन है कि यदि 2 नाम है, यदि इनका क्रम देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम मानी जाती है अरावली के बाद आपके हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार के बाद मैदान, और मैदान के बाद थार का मरुस्थल। ये अपने आप में ध्यान रखिए, ये दोनों एक प्रकार का विकसित निर्मित है, जिसे कहते हैं किसी चीज के जमाव या जमने से इनका निर्माण हुआ है। और ये दोनों जिसे कहते हैं हाड़ौती और अरावली, ये एक प्रकार फिजिकल फीचर्स या अपने आप अपडेट या भूमिगत क्रियाओं के द्वारा का निर्माण। तो यदि और मिल जाए तो कह सकते हैं कि यह एक ऐसा है जमाव के केंद्र है और ये भाव या ऊंचा उठाव के केंद्र के रूप में इनको। तो मैंने क्या कहा आपको कि नवीनतम और प्राचीनतम। नवीनतम तो आपका ये 2 भाग हैं जिसे कहते हैं पश्चिमी मरुस्थल और मैदान, और प्राचीनतम गोंडवाना लैंड के 2 भाग हैं। अमूमन परीक्षा में जो प्रश्न पूछे
पूछे जाते हैं, कौन सा भाग सबसे नवीनतम पूछा जाता है, नवीनतम है, और कौन सा प्राचीनतम है। तो इसी के लिए मैंने आपके सामने ये दो प्रश्न। अब इस राजस्थान के भौतिक विभाजन के मुख्य रूप से 3 आधार माने गए हैं। पहला जो आधार माने गए हैं वो है, पहला है मैंने आपको बता ही दिया था, उच्चावच यानी ऊंचाई। दूसरा है जलवायु अर्थात प्राकृतिक। जलवायु में क्या किया जाता है, वर्षा और उसके आधार। यदि हम लोग, मैं थोड़ा सा मैं आपको और डीप में चला जाता हूं कि ये जैसे नवीन कैसे और प्राचीन, थोड़ा मैं ऑफिस जा रहा हूं कि नवीन कैसे और प्राचीनतम कैसे, कि जब हिमालय का निर्माण हुआ और जो प्रारंभिक प्रकार का जाता है, तो इन दोनों सतहों की नदियों का जल इस दिशा की ओर बढ़ता है। और यहाँ पर जो प्राचीनतम खंड था, ये जो खंड है, ये खंड जिसे कहा गया इस भूस्नति, और इस भूस्नति के बीच में एक खाई में धीरे धीरे नदियों ने जमाव कर, और ये खाई जो थी इस प्रकार से फैली थी, कंटिन्यूअस प्रकार से फैली थी, जिसे कहते हैं वर्तमान में आज कह सकते हैं एक सिंधु का मैदान और दूसरा कहते हैं गंगा का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। ये जो यमुना है और ये इनका जो पहले का मार्ग था वो इस प्रकार से था, मतलब धीरे धीरे आकृति उपलब्ध हो, और ये अपने आप के बीच में, और तो ये भाग अलग हो गया और ये भाग अलग, इस प्रकार से 2 भागों में इसको विभाजित किया गया। तो सिंधु का मैदान और यमुना का मैदान दोनों ही नवीनतम है, बट सिंधु का मैदान धीरे धीरे गंगा और यमुना के मार्ग में परिवर्तन होने के बाद सिंधु अपने, पहले जो सिंधु होती थी अपने आप ही इसमें परिवर्तन हुआ और इसके अनुसार इसका निर्माण होता है। बाद में धीरे धीरे इन नदियों ने अपना पीछे, धीरे धीरे ये नदियां पीछे खिसकती गई, केवल सिंधु ही अवशेष में, बाकी नदियां अपना रास्ता परिवर्तित हो। तो इस वजह से यहाँ पर एक प्रकार की मरुस्थलीय दशाओं का निर्माण होता है, और ये मरुस्थलीय दशा धीरे धीरे बनती जाती है, और एक महान रेतीले मैदान का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं थार का मरुस्थल। ये जो थार का मरुस्थल है, इस मानचित्र में 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के द्वारा इस अरावली से अलग किया जाता है। 50 सेंटीमीटर वर्षा, अर्थात इस वर्षा से इधर का पूरा भाग है, वो पूरा का पूरा भाग आपके कहलाता है थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मैदान। इस यदि हम लोग प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 13 जिले आते हैं राजस्थान के, और सबसे बड़ा 13 जिले, और राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल यानी कि 61 पॉइंट समथिंग इसका, या 61% के लिए पूरा भाग इसमें पाया जाता है। और सबसे कम जनसंख्या, यानी कि यदि हम लोग भौतिक स्वरूपों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, लगभग 40% के आसपास जनसंख्या। तो आपके प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या का क्षेत्रफल के अनुसार विपरीत संबंध कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के अनुसार जो मरुस्थल का है वो मरुस्थल शब्द जनसंख्या का विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या कम है। ठीक इसी प्रकार आपके यहाँ पर ये क्षेत्रफल पूर्वी मैदान है, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो ये अपने आप में ये आप कह सकते हैं अलग से सिस्टम या अलग से रूप मिल रहा है आपको। इस डेजर्ट में, इस थार के मरुस्थल में मुख्यतः यदि हम लोग देखा जाए तो 13 इसमें भी अलग अलग भाग है कि कुछ ऐसे 4 राजस्थान के, मतलब इस 4 ऐसे जिले हैं जिसमें पूर्णतः 100% या किसी तरह 80 से 90 या 90 से इसके अंदर लगभग आपका डेजर्ट पाया जाता है। कुछ ऐसे जिले हैं, शेष ऐसे जिले हैं जिसमें कुछ डेजर्ट की मात्रा कम पाई जाती है। और ये जो डेजर्ट पाया जाता है 3 प्रकार का पाया जाता है, मतलब चट्टानी मरुस्थल भी पाया जाता है और रेतीला मरुस्थल भी पाया जाता है, और साथ में निश्चित रूप से भी कहीं पर
चट्टानी मरुस्थल। मरुस्थल का रूप आपको देखना है तो जोधपुर की समीप वाला भाग पूरा चट्टानी मरुस्थल के रूप में जाएगा, और रेतीला मरुस्थल का यदि भाग आपको देखना है तो आपको बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के रूप में आपको इस बिल्कुल मिल जाएगा। इस डेजर्ट या यहाँ पर डेजर्ट बनने की क्यों दशा है तो नहीं, इसके पीछे भी विशेष 3-4 कारक उत्पन्न होते हैं। पहला जो कारक माना जाता है कि ये डेजर्ट यहीं क्यों स्थापित हुआ, ये किस दिशा में क्यों नहीं स्थापित हुआ, तो इसके भी ये भी एक अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है कि सबसे पहले इस स्थान में डेजर्ट होने का पीछे जो कारण पाया जाता है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है उसकी यह वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। दूसरा, अरब सागर से आने वाली जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं उनके वो इसके अरावली के समानांतर होती है, साथ में इसको अवरोधित, इस वजह से यहाँ पर डेजर्ट मिलता है। तीसरा जो बिंदु आता है वो आपका कि इस क्षेत्र में धीरे धीरे नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया और यहाँ पर इस प्रकार की दशाएं उत्पन्न हुई। चौथा, यह शीतकाल में सबसे उच्च दाब का केंद्र बन जाता है और गर्मी की ऋतु में यह निम्न दाब का रूप से सक्रिय हो। तो यदि हम लोग यहाँ की कंडीशंस देखें, जलवायु कंडीशन देखें या भौतिक कंडीशन देखें, तो ये सभी कंडीशन ऐसी कंडीशंस है जो अपने आप में यहाँ पर डेजर्ट की या आपके मरुस्थल को उत्पन्न करने के लिए सब उत्तरदायी रहती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये अरावली है, अरावली का जो विस्तार किस प्रकार से, तो हवाएं भी आ रही है इस प्रकार से आती है। दूसरी, ये जो हवाएं इसको अपने आप क्रॉस नहीं कर रही, तो ये अपने आप में डेजर्ट बना। तीसरा, जो बंगाल की खाड़ी मानसून है इसके पीछे ये वृष्टि छाया प्रदेश है, जब छाया प्रदेश आएगा तो यहाँ पर अधिकतम जो ह्यूमिडिटी यहाँ खत्म हो जाती है, पीछे कुछ नहीं बचता, तो ये डेजर्ट को बनाने के उपयोग। फिर नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया, नदियों ने जैसे मार्ग परिवर्तित किया, पीछे कुछ नहीं बचेगा, मतलब पानी नहीं रहेगा तो अपने आप दशाएं क्लियर हो जाएगी। तो ये जो 4-5 ऐसे कारक हैं, उस कारकों से डेजर्ट की यह उत्पत्ति होती है। अब डेजर्ट के बाद यह जो भाग है इसका पूरा एरिया कितना, तो एरिया लगभग एरिया है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, वो अपने आप में यह फैला हुआ है और यह 640 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर के आसपास चौड़ा हुआ है और यह सामान्यतः इसका अधिकतम 60% हिस्सा है वो बालू का स्तूपों से या बालू का स्तूपों या आपके निर्मित है। और यहाँ पर तीनों प्रकार के बालू स्तूप, अनुप्रस्थ, समुद्रोदय और बरखान रूप से ये तीनों प्रकार के बालू का स्तूप यहाँ पर मिलते हैं। ध्यान रखिए, यह जो एरिया है अपने आप में एक मस्त, एक विशेष इकोसिस्टम, एक जलवायु कंडीशन को बताते हैं।